जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के अर्ली मॉर्निंग के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 7 अगस्त 2025 और आज फिर से हम लोग एक बार चर्चा करेंगे 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, बेहद ही उपयोगी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के क्लास को। जैसा कि आज का पहला प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से है कि हिरोशिमा दिवस जो है हर साल कब मनाया जाता है। हिरोशिमा दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस जो है हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को। देखिए 1945 में जो है इसी दिन अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर जो है पहला परमाणु बम गिराया। इस हमले में जो है करीब 1,40,000 लोग मारे गए थे। यह घटना द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की शुरुआत बनी थी। हिरोशिमा दिवस पर जो है दुनिया भर में शांति और परमाणु हथियार खत्म करने की अपील की जाती है। रिपोर्टें और कार्यक्रम जो है जापान सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा जारी होते हैं। नागासाकी पर दूसरा बम 9 अगस्त को गिराया गया था, जिससे भी लाखों जानें गई थी। विश्व के कई देश जो है हिरोशिमा दिवस को याद करके शांति की दिशा में संकल्प लेते हैं। तो इन सभी बातों को जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। तो आज का अगला प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से है। हाल ही में कौन सा देश परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकल गया है? हाल ही में कौन सा देश जो है परमाणु अप्रसार संधि यानी कि एनपीटी से बाहर निकल गया है? तो इसको आपको याद रखना है, उत्तर कोरिया। देखिए परमाणु अप्रसार संधि जो है परमाणु हथियारों का फैलाव रोकने की अंतर्राष्ट्रीय संधि है, और उत्तर कोरिया जो है सबसे पहले 2003 में ये एनपीटी से बाहर निकला था। उसके बाद उसने कई परमाणु परीक्षण किए, जिससे कि वैश्विक चिंता बढ़ी। भारत, पाकिस्तान, इजराइल कभी एनपीटी में शामिल ही नहीं हुए। रूस जो है इसने हाल ही में कुछ द्विपक्षीय शस्त्र नियंत्रण संधियों को निलंबित किया है, लेकिन एनपीटी का जो है सदस्य बना हुआ है। उत्तर कोरिया के बाहर निकलने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु सुरक्षा को खतरा हुआ। संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठन जो है आशंकित रहते हैं कि इससे परमाणु हथियारों की जो है होड़ बढ़ सकती है। एनपीटी की निगरानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है करती है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। आज का अगला प्रश्न जो है, हाल ही में किस देश ने स्टेबल कोइन को नियंत्रित करने के लिए एक नया कानून जो है लागू किया है? हाल ही में किस देश ने स्टेबल कोइन जो है इसको नियंत्रित करने के लिए एक नया कानून लागू किया है? तो इसको आपको याद रखना है, हांगकांग ने। किसने? हांगकांग ने। देखिए स्टेबल कोइन जो है एक क्रिप्टो करेंसी है, जिसकी कीमत डॉलर या सोने जैसी संपत्ति से जुड़ी होती है। हांगकांग जो है इसने 1 अगस्त 2025 से नया कानून लागू किया है, जिससे अब बिना लाइसेंस के कोई भी स्टेबल कोइन जो है जारी नहीं कर सकेगा। इस कानून के तहत कंपनियों को हांगकांग मौद्रिक प्राधिकरण से जो है लाइसेंस लेना जरूरी है। कानून का मकसद निवेशकों की सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ाना है। इसमें रिजर्व प्रबंधन, पारदर्शी संपत्ति और जो है पैसे की वैधता पर जो है जोर दिया गया है। बिना लाइसेंस के स्टेबल कोइन बेचने वाली कंपनियों पर सख्त पाबंदी है। कई देश जैसे कि अमेरिका और जापान भी स्टेबल कोइन कानून ला चुके हैं, पर हांगकांग जो है इसने हाल ही में कानून लागू किया। हांगकांग का मॉडल एशिया के दूसरे देशों और भारत के लिए भी मिसाल बन सकता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के जो है पहले एआई संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? भारत के पहले एआई संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसको याद रखिएगा, महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में जो है भारत के पहले एआई संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन हुआ है। देखिए भारत का पहला एआई संचालित आंगनबाड़ी केंद्र जो है महाराष्ट्र के नागपुर जिले के वडधामना गांव से जो है शुरू हुआ है। कहाँ से? महाराष्ट्र के नागपुर जिले के वडधामना गांव से जो है शुरू किया गया है। यह केंद्र ग्रामीण बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य पर एआई तकनीक का उपयोग करता है। यहाँ पर जो है डिजिटल स्मार्ट बोर्ड, वर्चुअल रियलिटी हैंडसेट, टैबलेट जैसे स्मार्ट उपकरणों से जो है बच्चे पढ़ते हैं। एआई की मदद से बच्चों का पोषण और स्वास्थ्य की निगरानी भी की जाती है। नागपुर जिला
नागपुर जिला परिषद जो है इसकी मिशन बाल भरारी योजना के तहत इसे शुरू किया गया। केंद्र का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो है किया। यह आंगनबाड़ी आधुनिक तकनीक से लैस है और बच्चों को सीखने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। इस पहल से भारत के ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता और डिजिटल शिक्षा की पहुंच जो है बढ़ेगी। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का अगला प्रश्न है कि दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार कौन सा देश बन गया है। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार जो है कौन सा देश बन गया है। तो इसको आपको याद रखना है, भारत। कौन? भारत। देखिए, भारत जो है 2024 में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार जो है बन गया है। इस साल भारत में लगभग 21.1 करोड़ यात्रियों ने हवाई यात्रा किया। भारत ने जापान को पीछे छोड़कर यह स्थान प्राप्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन समूह IATA यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है इसकी रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। अमेरिका सबसे बड़ा विमानन बाजार है। इसके बाद चीन, ब्रिटेन और स्पेन का स्थान है। मुंबई दिल्ली हवाई मार्ग दुनिया के सबसे व्यस्त रूट्स में से 7वें नंबर पे है। यह विकास भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और हवाई यात्रा की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। भविष्य में भारत का विमानन बाजार और भी बड़ा होने की उम्मीद है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में किस संस्था ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स जो है लॉन्च किया है। हाल ही में किस संस्था ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स जो है लॉन्च किया है। तो इसको आपको याद रखना है, नीति आयोग ने। किसने? नीति आयोग ने। देखिए, इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स जो है यानी कि IEMI अगस्त 2025 में नीति आयोग ने इसे लॉन्च किया। यह इंडेक्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इलेक्ट्रिक वाहन प्रगति को मापता है। 16 संकेतकों के आधार पर राज्यों की तुलना और मूल्यांकन करता है। ये इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य राज्यों को उनकी कमियों को पहचानने और बेहतर बनाने में मदद करना। इंडेक्स से राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान जो है बढ़ेगा। नीति आयोग जो है इसने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर एक विस्तृत रिपोर्ट भी जारी किया है। भारत जो है 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की बाजार हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है। यह कदम जो है भारत को पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। आज के अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि FA या फीफा जो है इसने महिलाओं के लिए भारत में पहली टैलेंट अकादमी कहाँ शुरू की है। FA या फीफा ने महिलाओं के लिए भारत में पहली टैलेंट अकादमी कहाँ शुरू की है। इसको याद रखना है, हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। देखिए, फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ जो है इसने हैदराबाद तेलंगाना में भारत की पहली महिलाओं की टैलेंट अकादमी शुरू की है। यह पहल फीफा के टैलेंट डेवलपमेंट स्कीम के तहत की गई है। अकादमी में जो है हर साल 30 लड़कियों को आवासीय प्रशिक्षण, शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। यह अकादमी गाचीबौली स्टेडियम परिसर में स्थित है। इस उद्देश्य जो है इसका क्या है? तो भारत में महिला फुटबॉल के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। अकादमी जो है इससे भारत की युवा महिला फुटबॉल प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। तेलंगाना सरकार और AIFF भी इस कार्यक्रम में सक्रिय भागीदार है। यह भारत की पहली फीफा मान्यता प्राप्त लड़कियों की टैलेंट अकादमी है और यह महिला फुटबॉल विकास में एक बहुत ही बड़ा कदम है। अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में जगुआर लैंड रोवर जो है इसके नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं। हाल ही में जगुआर लैंड रोवर जो है इसके नए CEO जो है कौन नियुक्त हुए हैं। तो इसको आपको याद रखना है, PB बालाजी। कौन नियुक्त हुए हैं? PB बालाजी। देखिए, PB बालाजी जो है इनको नवंबर 2025 से जगुआर लैंड रोवर के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। ये हैं PB बालाजी। वे एड्रियन मॉडल की जगह लेंगे। ये है एड्रियन मॉडल। तो इनकी जगह जो है PB बालाजी लेंगे जो कि 35 साल सेवा के बाद रिटायर हो रहे हैं। बालाजी टाटा मोटर्स के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी रह चुके हैं। वे पहली बार जो है किसी भारतीय के रूप में जगुआर लैंड रोवर के CEO बने हैं।
उनका अनुभव इलेक्ट्रिक और टिकाऊ वाहनों की ओर कंपनी की बढ़ती योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। बालाजी ने आईआईटी मद्रास से इंजीनियरिंग और आईआईएम कलकत्ता से मैनेजमेंट की पढ़ाई किया है। 2008 में जो है टाटा समूह ने जगुआर लैंड रोवर को खरीदा था और तब से कंपनी भारत की लग्जरी कार इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बनी है। इस नियुक्ति से भारत को ग्लोबल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नई पहचान मिल सकती है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आज के अगले और आखिरी प्रश्न की तरफ। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि हाल ही में टाटा मोटर्स ने किस कमर्शियल वाहन निर्माता कंपनी को जो है खरीदने का ऐलान किया है। हाल ही में टाटा मोटर्स जो है इसने किस कमर्शियल वाहन निर्माता कंपनी को जो है खरीदने का ऐलान किया है। तो इसको आप याद रखिएगा, इवोको ग्रुप। किसे? इवोको ग्रुप को। देखिए टाटा मोटर्स जो है इसने हाल ही में इटली की कमर्शियल वाहन निर्माता कंपनी इवेको ग्रुप को खरीदने का बड़ा ऐलान किया है। यह डील 3.8 अरब यूरो यानी कि लगभग 38,000 करोड़ रुपए की है और पूरी तरह नगद सौदा है। सौदा इवेको ग्रुप रक्षा बिजनेस को छोड़कर बाकी कारोबार के लिए हुआ है। डील के बाद टाटा मोटर्स दुनिया की टॉप ग्लोबल कमर्शियल वाहन कंपनियों में शामिल हो जाएगी। इवेको ट्रकों, बसों और पावर ट्रेन का निर्माण करती है और 160 से अधिक देशों में ये मौजूद है। इससे पहले 2008 में टाटा मोटर्स ने जगुआर लैंड रोवर खरीदी थी। अब यह उसकी सबसे बड़ी ऑटो डील है। सौदे के पूरा होते ही इवेको का यूरोपीय बाजार में प्रभाव और टाटा का ग्लोबल नेटवर्क दोनों ओर मजबूत होंगे। रिपोर्ट के अनुसार इवेको समूह के शेयरधारक जो हैं उनको प्रति शेयर 14.1 यूरो ऑफर किया गया है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। तो ये था आज का लास्ट प्रश्न। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलें। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा को और बेहतर बना सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षा की जो भी तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी को हम और बेहतर बना सकते हैं, ऐसा आपको लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।